ठीक है। तो एनेस्थेटिक मैनेजमेंट जो प्लेसेंटा प्रीविया की जिस तरह है उसी तरह प्लेसेंटल एब्रप्शन की है। क्या करना है आप लोगों ने? सबसे पहले, अगर इमरजेंसी सर्जरी है, चाहे चाहे इलेक्टिव सर्जरीज है, दोनों में आपने प्री ऑपरेटिवली पेशेंट जो है उसके वॉल्यूम स्टेटस को मैनेज करना है। ठीक है। तो एक तो पेशेंट के वॉल्यूम स्टेटस, जहाँ जो डेफिसिट्स वगैरह होगा वो आपने पूरा करना है। दूसरा ये है कि पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, क्रॉस मैच पहले से होना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग सेवियर हो सकती है। अगर मिनिमल ब्लीडिंग हो तब भी आपने क्रॉस मैच करना है, क्योंकि इट कैन लीड टू सेवियर मैसिव ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये होगा। इसके अलावा अगर पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है, तो आपका जो एनेस्थेटिक जो प्लान होगा वो होगा रीजनल एनेस्थीसिया। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, मींस कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने यूज़ करना है जनरल एनेस्थीसिया। अच्छा, इसके अलावा यह है कि हमारे पास क्या हो सकता है कि जो ब्लीडिंग है वो डाइसेक्ट हो सकता है, जो मायोमेट्रियम है उसके टू लेयर्स के दरमियान। उसके टू लेयर्स के दरमियान डाइसेक्ट होगा तो वहाँ पे मतलब आपके पास एब्रप्शन तो हो जाएगी, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं होगा। ब्लीडिंग मतलब नज़र नहीं आएगा। ठीक है। वेजाइनल पर वेजाइनल जो है वो ब्लीडिंग नहीं होगा। तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी तो उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि ब्लीडिंग है, लेकिन फिर भी प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाएगी। तो ये जो है ये ज़्यादा, अब ये और भी ज़्यादा सेवेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन सिम्टम्स है वो भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। तो इट इज़ नॉट अनकॉमन, मतलब ये है दिस इज कॉमन फॉर ब्लड टू डाइसेक्ट बिटवीन layers of the myometrium after premature separation. As a result, uterus is unable to contract adequately after delivery and postpartum hemorrhage अगर, तो इसकी वजह से जब ब्लीडिंग इनसाइड चली जाती है बिटवीन द टू लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, तो आफ्टर द डिलीवरी नॉर्मल जो कंट्रैक्शन होती है, यूटेराइन कंट्रैक्शन, वो नहीं होगी। क्योंकि वहां पे अब ब्लीडिंग है तो यूटेराइन कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो यूटेराइन कंट्रैक्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। अनकंट्रोल हेमरेज में रिक्वायर इमरजेंसी हेस्टेरेक्टमी। अगर अनकंट्रोल है तो उसके लिए इमरजेंसी हेस्टेरेक्टमी की जरूरत होगी। Bleeding may be exaggerated by coagulopathy, in which case infusion of fresh frozen plasma and platelet may be indicated to replace deficient clotting factors. ठीक है। अनकंट्रोल हेमरेज है तो उसके लिए तो इमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। ब्लीडिंग जो है वो कोगुलोपैथी से अंदाजा होगा आपको। तो वहां पे आपको मतलब ब्लीडिंग की वजह से कोगुलोपैथी हो सकती है। ठीक है। मतलब अगर कोagulopathy हो तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तो अगर कोagulopathy है तो उसमें पेशेंट को आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है, और प्लेटलेट्स भी दे सकते हैं। तो वहां पे ब्लड प्रोडक्ट जो है, जिस तरह फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है एंड प्लेटलेट्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर पेशेंट को कोagulopathy है तो उस पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, फिर और सेवियर ब्लीडिंग होगा, तो वहां पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट या क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है। मतलब प्लेटलेट्स एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्लोटिंग पैरामीटर यूजुअली रिवर्ट टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट है हमारे पास यूटेराइन रप्चर। ठीक है। यूटेराइन रप्चर, अगर ये रप्चर ऑफ द यूट्रस हो जाए तो वो प्रीपार्टम भी हो सकता है, इंट्रापार्टम भी हो सकता है एंड पोस्टपार्टम भी हो सकता है। तो इसकी इथियोलॉजी काजेस क्या हो सकते हैं? तो प्रायर सिजेरियन डिलीवरी, स्पेशली क्लासिकल सिजेरियन स्कार अगर हो, अगर मायोमेक्टमी स्कार हो, मायोमेक्टम जो है उसका कोई स्कार हो, तो वो उसकी वजह से उसका रप्चर हो सकता है, खासकर जब वेजाइनल डिलीवरी हो उस दौरान। इसके अलावा प्रीवियस सी सेक्शन अगर हो तो उसके दौरान हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर विद सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग
लेबर हो और उसमें सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो, मींस के जो फीटस है, ठीक है, उसका हेड जो है वो प्रॉपर स्टक हो जाए या प्रॉपर ना हो, या हेड जो है उसका, जो अगर उसका साइज बड़ा हो तो उसकी वजह से एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन, अगर ज्यादा ऑक्सीटोसिन दे दे, उसकी स्टिमुलेशन अगर ज्यादा हो, एब्डोमिनल ट्रोमा है, एंड ग्रेट मल्टीपेरिटी 5 या उससे ज्यादा अगर प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा डायरेक्ट यूटेराइन ट्रोमा हो सकता है, फोर्सेप्स से या क्यूरेटेज से, उससे भी डायरेक्ट अगर सर्जन से ट्रोमा हो जाए तो उसकी वजह से भी यूटेराइन रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो यूटेराइन रप्चर में क्या होगा, यूटेराइन रप्चर में सवियर एब्डोमिनल पेन होगा, जिसको आप शो, जो कि मतलब रेफर्ड पेन होगा, ठीक है, जो कि रेफर्ड हो सकता है शोल्डर की तरफ, सब डायफ्रागमेटिक भी मूव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेटरनल हाइपोटेंशन एंड डिसअपेयरेंस ऑफ द फीटल हार्ट टोन्स, फीटल हार्ट टोन्स जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे। इसकी डायग्नोसिस क्या है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जो है इज यूजफुल इन मेकिंग डायग्नोसिस ऑफ यूटेराइन रप्चर, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस सिजेरियन डिलीवरी विल डिटेक्ट रप्चर और डायहेसेंस, मैनुअल एग्जामिनेशन विद वेजाइनल डिलीवरी विल डिटेक्ट। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, अगर सी सेक्शन हो रहा है तो उस दौरान अगर हो तो फिर वो तो डायरेक्टली विजिबल होगा, ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन से। और इसके अलावा मैनुअल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं विजाइनल डिलीवरी, अगर विजाइनल डिलीवरी हो तो उसको मैनुअली एग्जामाइन कर सकते हैं विजाइन थ्रू विजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट तो यूटेराइन रप्चर है विद मेटरनल और फीटल डिस्ट्रेस, तो उसके लिए क्या है, लेप्रोटोमी, डिलीवरी एंड सर्जिकल रिपेयर और हिस्टेरेक्टमी, या तो हिस्टेरेक्टमी करेंगे, ठीक है, या सर्जिकल अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो फिर हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस रिमूव करेंगे। लेकिन अगर मेटरनल या फीटल डिस्ट्रेस हो तो उसके लिए फिर लेप्रोटमी जरूरी होती है। प्रोग्नोसिस क्या है, मेटरनल मोर्टेलिटी इज रेयर, फीटल मोर्टेलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 35। मेटरनल मोर्टेलिटी तो रेयर है, लेकिन इससे फीटल की मोर्टेलिटी काफी ज्यादा हो, उसके चांसेस ज्यादा है, 35%। एनेस्थेटिक मैनेजमेंट उसी तरह सेम है, ठीक है, कि ब्लीडिंग है, यहाँ भी ब्लीडिंग होगी, सेवेयर ब्लीडिंग होगी, मेटरनल हाइपोटेंशन होगा, तो उसको आपने उसी तरह ख्याल रखना है। और साथ में फीटल अगर डिस्ट्रेस है, फीटल एस्पेक्सिया है, तो फीटस जो है उसको फ्लूइड जो है, मतलब आपने मेटरनल फ्लूइड जो है वो देना है, और मेटरनल जो है उसकी हेमोडाइनेमिकली उसको स्टेबल रखना है, ठीक है, तो उससे फीटल जो है उसकी वो भी नहीं होगी, फीटल डिस्ट्रेस भी नहीं होगा। और साथ में फीटस डिलीवर करेंगे तो फिर उसके बाद फीटल जो है उसको देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज जहां से ग्रेटर देन 500 ml लॉस हो आफ्टर डिलीवरी, तो ये प्राइमरी भी हो सकता है 24 वीक्स, और सेकेंडरी भी हो सकता है 24 वीक्स से लेके अप टू 6 to 12 वीक्स तक। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के काजेज हमने पढ़े थे, ठीक है। इस अब हम पढ़ते हैं यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी क्या है, यूटेराइन अगर कंट्रैक्शन प्रॉपर ना हो, यूटेराइन रिलैक्सेशन हो जाए एट द एंड ऑफ द डिलीवरी या ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद जो है वो बेबी और प्लेसेंटा, मतलब फीटस और जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो जाते हैं। तो जो यूटेराइन वॉल है वहां पे स्मॉल वेसल होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरल आर्टरीज, तो वो स्पाइरल आर्टरीज ओपन हो जाती है, ठीक है। मतलब यूटेराइन वॉल है तो यहाँ पे छोटे विसल्स होते हैं जो स्पाइरल से होते हैं इस तरह, तो इनको कहते हैं स्पाइरल आर्टरीज। और ड्यूरिंग द डिलीवरीज ये स्पाइरल आर्टरीज जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यूटेराइन कंट्रैक्शन होती है तो मतलब यूट्रस है और इसके दरमियान यहाँ पे, तो जब यूटेराइन कंट्रैक्शन होगी, जब यूट्रस इस तरह से कंट्रैक्ट करेगा
तो ये जो स्पाइरल आर्टरीज जो होती है, जो स्मॉल वेसल होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके दरमियान जो है वो कंट्रैक्शन की वजह से, मतलब यहाँ पे है स्मॉल स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है। तो जब ये यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा तो यूट्रस कंट्रैक्शन की वजह से ये स्पाइरल आर्टरीज भी कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब ये कंप्रेस हो जाएंगे तो उसके कंप्रेशन की वजह से यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि ये ओपन हो गए थे, तो उसकी वजह से ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। तो वो फीमेल्स जिसमें क्या होगा, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो परचूरेंट होगा, अगर उसमें ये यूटेराइन कंट्रैक्शन ना हो, प्रॉपर यूटेराइन कंट्रैक्शन ना हो, तो यूटेराइन कंट्रैक्शन ना होने की वजह से ये वेसल कंप्रेस नहीं होंगे, वेसल कंप्रेस नहीं होगी तो यहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। उसके लिए अगर ब्लीडिंग होती है तो फिर हम ऑक्सीटोसिन जो है वो देते हैं, और नॉर्मली भी ऑक्सीटोसिन देते हैं क्योंकि यूटेराइन कंट्रैक्शन हमें ज्यादा चाहिए, खासकर एट द एंड ऑफ द डिलीवरी। अच्छा, तो यूटेराइन एटोनी इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, एंड इट इज caused by ineffective uterine muscle contraction। रिस्क फैक्टर इसके क्या है, अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से मेटर्नल कंडीशन ये हो जाएगी कि वो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं कर सकेगी, क्योंकि यूट्रस जो है वो भी मतलब आप कह लें कि वो भी थक जाएगा, तो यूट्रस जो है वो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं करेगा। ओवर डिस्टेंड यूट्रस से, अगर यूट्रस ज्यादा डिस्टेंड है, ठीक है, ज्यादा रिलैक्स है, तो उसकी वजह से मल्टीपल बर्थ है उनमें, इसके अलावा इन्फेक्शन, ग्रैंड मल्टीपेरिटी ज्यादा, या मल्टीपल बर्थ हो मतलब 5 से या इससे ज्यादा हो, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स दैट रिलैक्स द यूट्रस, जिस तरह हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक एजेंट है तो वो यूटेराइन रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीटा सिम्फोटोमाइमेटिक एजेंट है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो है, तो मैग्नीशियम सल्फेट हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं ताकि अगर हमारे पास प्री इक्लेम्पिया है उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं, अगर या पेशेंट को इक्लेम्पिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमने पढ़ा था कि इट काजेज यूटेराइन रिलैक्सेशन, तो कम से कम आपने, अगर डिलीवरी है तो उस दौरान आपने मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना। दूसरा हेलोजिनेटेड जो एनेस्थेटिक एजेंट है, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, तो वो सारे यूटेराइन रिलैक्सेशन काज करते, तो वो आपने मिनिमल रखना है, ठीक है। ये इसके अलावा टीवा जो है वो आप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल, अगर नॉर्मल 1 मैग पे हम देंगे, ठीक है, 1 मैग देंगे हेलोजिनेटेड हाइड्रोका एनेस्थेटिक के, ठीक है, आईवी जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है, अगर 1 मैग तक हम यूज करते तो उतना रिलैक्सेशन नहीं होता। ट्रीटमेंट, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एक तो फिजिकल कंप्रेशन कर सकते हैं ऑफ द यूट्रस, यूटेराइन मसाज इसके अलावा कर सकते हैं, और आईवी इन्फ्यूजन ऑफ द ऑक्सीटोसिन है या अर्गोमेट्रिन है, आईएम अर्गोमेट्रिन, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा सेवेयर हो तो सर्जिकल कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूटेराइन टेम्पोनेट जो है वो यूज कर सकते हैं, जिस तरह रोश यूरोलॉजिकल बैलून है या सर्स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है यहाँ पे आगे। तो देखो ये है बी लेंस सूचर, तो यहाँ पे सूचर लगाया गया है ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, जो स्पाइरल आर्टरीज है, तो उसको हम लाइगेट कर सकें। ये है बी लेंस सूचर, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है ये सूचर्स लगाए हैं। इसके अलावा लश जो रश यूरोलॉजिकल बैलून है या सर्ज टेकन है, तो यहाँ पे बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, तो वो आपकी मतलब वो बाहर से एक्सटर्नल यूटेराइन कंट्रैक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। यूटेराइन को आपने कंट्रैक्ट कर दिया, देखो ये जहाँ पे बैलून है तो वो जगह कंट्रैक्ट हो गई है,
तो ये कंट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे जो छोटे छोटे स्पाइरल आर्टरीज नजर आ रहे हैं तो वो भी कंट्रैक्ट हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, एंड देयर विल बी नो ब्लीडिंग। तो एक ऑप्शन ये भी है। नेक्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल प्लेसेंटा, प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन। ठीक है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा, तो उसमें क्या आता है? प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। तो प्लेसेंटा एक्रीटा, एक्रीटा या इनक्रीटा या परक्रीटा क्या है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा आर एबनॉर्मली एडहेरेंट टू द मायोमेट्रियम। जब मायोमेट्रियम को एबनॉर्मल जो एडहर हो जाए, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। एक्रीटा में क्या होता है? प्लेसेंटा जो है एडहर हो जाता है बट इज नॉट इन्वेडेड द मायोमेट्रियम, लेकिन वो मायोमेट्रियम के अंदर नहीं जाता। ठीक है, मायोमेट्रियम को इन्वेड नहीं करता। प्लेसेंटा इनक्रीटा में प्लेसेंटा जो है वो इन्वेड कर देता है मायोमेट्रियम को, लेकिन मायोमेट्रियम को ऊपर से इन्वेड किए, अंदर नहीं करता। सेरोसल, जो सेरोसा लेयर है उसको नहीं किया। प्लेसेंटा परक्रीटिया में इन्वेजन हो जाती है इनसाइड द सेरोसल लेयर। ये नॉर्मल, मतलब ये आपके पास परक्रीटा, इनक्रीटा एंड एक्रीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले प्लेसेंटा एक्रीटा, तो एक्रीटा में ये जो प्लेसेंटल जो लेयर है, ठीक है, तो वो अंदर आ गए हैं। ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम के ऊपर है लेकिन मायोमेट्रियम के अंदर नहीं गया। यहाँ पे देख ले, तो वो कहाँ पे अंदर चला गया है। ठीक है, और कहाँ पे? जो मायोमेट्रियम के लेयर है वो उसके ऊपर, और यहाँ पे सिरोसा लेयर को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये है परक्रीटा। तो जब डिलीवरी होगी और ये जो है प्लेसेंटल लेयर जो है ये एब्रप्ट होंगे, मतलब यहाँ से इससे जो रिमूव होंगे, तो इसकी वजह से प्लेसेंटा एक्रीटा में भी ब्लीडिंग होगी, इनक्रीटा में एंड परक्रीटा में। लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्लीडिंग होगी वो प्लेसेंटा परक्रीटा में, क्योंकि यहाँ पे देख ले ये काफी अंदर चला गया है, सेरोसल लेयर को इसने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा एक्रीटा है, तो एक है डिसिजुअल नॉर्मल प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा अटैच टू द यूट्रस अंटिल लेबर वेयर इट सेपरेट विद द हेल्प ऑफ कंट्रेक्शन। जब कंट्रेक्शन होगी तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एंडोमेट्रियम तक यहाँ पे आया है, एंडोमेट्रियम तक। ठीक है, मायोमेट्रियम को इसने क्रॉस नहीं किया या मायोमेट्रियम के साथ अटैच नहीं है। फिर है परक्रीटा, एक्रीटा। तो एक्रीटा में क्या होगा? जो 75 से 78% ऑफ द केसेस में ज्यादातर होता है। तो प्लेसेंटल कोरियोनिक जो वेलाई होते हैं, ठीक है, कोरियोनिक जो वेलाई होते हैं वो कहाँ पे एडहर हो जाते हैं? सुपरफिशियल लेयर ऑफ द यूटेराइन मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है उसके सुपरफिशियल लेयर, तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जब नॉर्मल डिलीवरी होगी। प्लेसेंटा जो इनक्रीटा है तो वहां पे थोड़ी अंदर चली जाती है। प्लेसेंटा कोरियोनिक वेलाई इन्वेट डीपली इनटू द यूटेराइन मायोमेट्रियम, यूटेराइन मायोमेट्रियम के अंदर चली जाती है। और परक्रीटा जो सबसे ज्यादा सवेयर है, तो उसमें जो प्लेसेंटल कोरियोनिक वेलाई है ग्रो थ्रू द यूटेराइन मायोमेट्रियम एंड ऑफन एडहर टू द एब्डोमिनल, और ज्यादातर ये चले जाते हैं एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, जिस तरह ब्लेडर है या इंटेस्टाइन है। तो ये इतनी अंदर चली जाएगी। जब ये सेपरेट होगा तो ये, क्योंकि अब ये एडहर हो गया यहाँ पे, अगर प्लेसेंटा इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच हो गया है, तो जब ये सेपरेट होगा तो इससे भी सेपरेट होगा, तो इसके अलावा मायोमेट्रियम से भी सेपरेट होगा, एंडोमेट्रियम से भी सेपरेट होगा, तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेवेयर ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो एक्रीटा में ब्लीडिंग मिनिमल होती है, नॉर्मल डिलीवरी में तो सबसे मिनिमल है, फिर एक्रीटा में थोड़ी सी कम होती है, इन क्रीटा में ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होगी, और पर क्रीटा में सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जो मैसिव ब्लीडिंग होगा। तो ये कोरियोनिक विलाई को आप देख रहे हैं, ये बाहर चला गया और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होगी तो उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स: रिटेन प्लेसेंटा एंड पोस्टमार्टम हेमरेज अकर इन पेशेंट विद प्लेसेंटा एक्रीटा। वो पेशेंट जिनमें प्लेसेंटा एक्रीटा होता है तो वहां पे रिटेन प्लेसेंटा होता है और पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। ट्रीटमेंट:
Majority of the cases require cesarean hysterectomy. ठीक है। एनेस्थेटिक मैनेजमेंट, सेम एनेस्थेटिक मैनेजमेंट, ब्लीडिंग है तो लार्ज 2 IV लार्ज बोर केनोला। ठीक है, 2 लार्ज बोर IV केनोला। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जो है पेशेंट को अपने फ्लूइड थेरापी करनी है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो आप आर्टीरियल केनोलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। अच्छा, पेक रेड ब्लड सेल शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल एंड ब्लड प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल इंट्राऑपरेटिव। ठीक है, तो उसके लिए हिस्टेरेक्टमी मोस्टली रिक्वायर्ड होती है अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो। अगर कम ब्लीडिंग हो तो फिर डिलीवरी कर सकते हैं, सी सेक्शन कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टमी की जरूरत नहीं होगी। Many believe all patients should receive general anesthesia. Other argue that if needed, cesarean hysterectomy can be performed under epidural. कहते हैं कि कुछ एनेस्थेटिस्ट ये कहते हैं कि हर एक पेशेंट में आपने जर्नल एनेस्थीसिया देनी है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है अगर डिलीव मतलब ब्लीडिंग होगी तो वहां पे आपके पास इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी कंडीशन होगा, तो वहां पे जर्नल एनेस्थीसिया देना है। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी भी करनी है तो वो एपिड्यूरल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये रिटेन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन इफ इट इज नॉट बीन डिलीवर्ड विद इन 30 to 60 मिनट ऑफ द बर्थ। अगर प्लेसेंटा विद इन 30 to 60 मिनट ऑफ द बर्थ डिलीवर ना हो तो इसको हम रिटेन कहेंगे। ये 1% ऑफ द विजाइनल डिलीवरी में हो सकता है। और वही सेम रिस्पेक्टर है, और अगर मल्टीपेरिटी होगी, मदर एज जो है वो ज्यादा होगा, प्रीवियस हिस्ट्री अगर होगी तो उससे, अगर इंजरी हो प्रीवियस इंजरी उसकी वजह से हो सकता है, और इसके अलावा प्री टर्म और इंड्यूस लेबर की वजह से। मिनरल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा MRP इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड यूजुअली कैरिड आउट अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है, अंडर सेडेशन भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद है यूटेराइन इन्वर्जन। तो यूटेराइन इन्वर्जन क्या है? अगर यूट्रस जो है वो इनवर्ड हो जाए, यूटेराइन फंडस जो है इनवर्ड हो जाए, सर्विक्स में उल्टा हो जाए। ठीक है, सिंपल ये है कि अगर ये उल्टा हो जाए तो यूटेराइन इन्वर्जन इज रेयर केस ऑफ पोस्टमार्टम। ये काफी रेयर होता है। यूटेराइन फंडस इनवर्ट थ्रू द सर्विक्स इनटू वेजाइना। हाइपोटेंशन यूजुअली रिजल्ट बिफोर सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। ट्रीटमेंट क्या है? सेम ट्रीटमेंट, फ्लूइड थेरापी, यूटेराइन रिलैक्सेशन। ठीक है, में भी नेसेसरी है इसमें, आपने यूटेराइन रिलैक्सेशन करनी है ताकि यूटेराइन जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए बीटा सिम्फोथोमाइमेटिक एजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट है वो दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। चॉइस ऑफ एजेंट जो है वो मदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कौन सा आपने देना है यूटेराइन रिलैक्सेशन के। फॉर एग्जांपल, अगर मेटरनल हाइपोटेंशन हो तो वहां पे मैग्नीशियम सल्फेट इज गुड चॉइस देन नाइट्रोग्लिसरीन की, क्योंकि ऑलरेडी हाइपोटेंशन है तो नाइट्रोग्लिसरीन नहीं दे सकते, मैग्नीशियम सल्फेट देना है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो वो मेटरनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। Should initial effort to replace the uterus prove unsuccessful, RSI with cricoid pressure and endotracheal intubation should be undertaken. इसके अलावा वोलेटाइल एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यूटेराइन रिलैक्सेशन करता है। उससे फिर ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो इजीली यूटेराइन रिप्लेसमेंट कर सकती है उसको, जो इन्वर्जन हो गई है तो उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द मैसिव ब्लीडिंग। इन द इवेंट ऑफ मेजर हेमरेज रिक्वायरिंग सर्जरी डू नॉट डिले ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैसिव सर्जरी है तो डिलीवरी को डिले नहीं करना। कॉल फॉर हेल्प है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है, लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस आर ऑब्स्टेंडेड, इंट्यूबेट एंड वेंटिलेट। एंटीनेटल पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है? आयोटो केवल कंप्रेशन जो है उसको नहीं आपने देना। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट 214 गेज कैनोला एंड टेक ब्लड।
फ्लूइड रिसिटेशन विद क्रिस्टलाइड आर कोलाइड। अगर मैसिव ब्लीडिंग हो तो आप और ब्लड अवेलेबल ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डायरेक्टली ग्रुप ओ नेगेटिव ब्लड जो है वो दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग है और ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो एफ रिक्वायर गिव मैसिव ब्लीडिंग की मैनेजमेंट क्या है, एफ रिक्वायर गिव ग्रुप ओ नेगेटिव ब्लड। जब ब्लड लॉस ग्रेटर देन 2 to 3 लीटर है एंड ऑन गोइंग है और ब्लड अवेलेबल नहीं है तो फिर ग्रुप ओ नेगेटिव दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर। स्टार्ट अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग ऑफ द मदर एंड फीटस। ठीक है, अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड ऑफ द मदर एंड फीटस जो है वो कर ले। यूरिन आउटपुट एंड इन्वेजन मॉनिटरिंग ऑफ द सेंट्रल वीनस एंड आर्टीरियल प्रेशर, तो ये जरूरी है। इसके अलावा अर्ली मॉनिटरिंग ऑफ द सीवीपी इज नॉट एसेंशियल एज हाइपोटेंशन, इज ऑलवेज ड्यू टू हाइपोवोलूमिया। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेंशन ज्यादातर मैसिव ब्लीडिंग है तो वो हाइपोवोलूमिया की वजह से होगा, तो सीवीपी की इतनी जरूरत नहीं है आपको। ट्रीट द काज ऑफ हेमरेज, एफ सर्जरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो आपने क्या करना है, काज ऑफ द हेमरेज जो है वो करना है। अगर इन्वर्जन की वजह से इन्वर्जन ट्रीट करना है। डू नॉट परफॉर्म रीजनल टेक्निक इफ पेशेंट इज हाइपोवोलूमिक, कभी भी रीजनल नहीं यूज करना अगर सवेयर हाइपोवोलूमिक हो, सवेयर ब्लीडिंग हो, क्योंकि उसकी वजह से हाइपोटेंशन और भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कंसील्ड एब्रप्शन हो गया है, कंसील्ड मतलब अगर वो नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे कोगुलोपैथी आपने जरूर देखनी है। With continuing hemorrhage, further equipment including warming device या rapid transfusion device should be available। जो rapid transfusion device होता है वो है, या वार्मिंग डिवाइस वो जरूर होने चाहिए। करेक्ट कोगुलोपैथी विद प्लेटलेट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, जरूरी है। या क्रायो प्रिसिपिटेट। वंस ब्लड लॉस हैज बीन कंट्रोल, कंटिन्यू केयर इन एचडीयू या आईसीयू। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो कि हो या इम्प्लांटेशन जो कि हो जाए एबनॉर्मल। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच एम्ब्रियो अटैच आउटसाइड द यूट्रस। नॉर्मल यूट्रस में है, ठीक है, नॉर्मल, तो फर्टिलाइज एग जो है यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है इनसाइड द यूट्रस। लेकिन अगर ये यहाँ पे हो जाए, फेलोपियन ट्यूब जो है, अगर वहां पे हो जाए कभी या किसी और जगह पे हो जाए अदर देन द यूट्रस, तो ये हमारे पास क्या करेगी, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको हम कहेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। तो ectopic pregnancy is a completion of the pregnancy, complication of pregnancy in which the embryo attach outside the uterus. This complication has been referred to as extrauterine। इसको हम extrauterine pregnancy भी कहते हैं क्योंकि यूट्रस से बाहर है। ज्यादातर जो होता है उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और ये मोस्टली जो है मतलब ये ज्यादातर इसकी अगर ये पेशेंट होगा ना जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, और खासकर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफी ऊपर हो, ठीक है, अगर ये काफी ऊपर हो तो वो मोस्टली टर्म पूरा नहीं करते। अच्छा, इट मोस्ट ऑफन अकर इन fallopian ट्यूब, दिस टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। लेप्रोटमी, इसके लिए अक्सर जो है लेप्रोटमी की जरूरत होती है टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी। लेप्रोटमी इज कैरिड इन सुपाइन पोजीशन। अगर ब्लड लॉस में से हो तो कम से कम 2 यूनिट ब्लड जो है वो क्रॉस मैच आपके पास पड़ा होना चाहिए। अच्छा, एनेस्थेटिक मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव एनेस्थेटिक मैनेजमेंट, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर स्टेबल पेशेंट होगा ना तो वहां पे सिर्फ एब्डोमिनल पेन होगा या एमेनोरिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट है और उसको लाइफ थ्रेटनिंग है, एब्डोमिनल हेमरेज है, तो उसकी कंडीशन फिर थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है,
तो वहां पे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो एटलीस्ट वन लार्ज बोर आईवी कैनोला शुड बी इंसर्टेड प्रायर टू थिएटर, कम से कम एक, लेकिन जरूरी है कि दो लार्ज आईवी बोर कैनोला दोनों हैंड पे हो। इसके अलावा क्रिस्टलाइड, कोलाइड या ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा एफबीसी होना चाहिए, और क्रॉस मैच एंड पॉसिबली अ क्लोटिंग स्क्रीन शुड बी रिक्वेस्टेड ऑन एडमिशन। सीक हेल्प फ्रॉम अ second anesthetic if the patient is unstable। प्री ऑपरेटिव क्या करना है? रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन मोस्टली पेशेंट में हम करते हैं। इसके अलावा केयरफुल आईवी इंडक्शन if ब्लड लॉस इज सस्पेक्टेड, इसमें आप केटामीन दे सकते हैं एंड एथोमिडेट दे सकते हैं। गुड चॉइस इज ऑलवेज केटामीन। गिव आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन 50 to 100 मिलीग्राम। इफ शॉक कंटिन्यूज आईवी फ्लूइड रिसिसिटेशन, अगर पेशेंट शॉक में है तो आईवी रिसिसिटेशन आपने करना है, ठीक है। मदर एंड फीटल दोनों में आईवी रिसिसिटेशन आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। स्पेशल कंसिडरेशन, तो स्टेबल पेशेंट में अंडरगो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, ठीक है। बी अवेयर दैट नीमोपेरिटोनियम में इम्पीड वीनियस रिटर्न रिजल्टिंग इन हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप उसमें लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं और उसके जरिए से आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। लेकिन अगर लेप्रोस्कोपी करेंगे तो वहां पे नीमोपेरिटोनियम होगी, एंड नीमोपेरिटोनियम की वजह से वीनस रिटर्न कम होगा, और वीनस रिटर्न की वजह से कार्डिक आउटपुट कम होगा, एंड कार्डिक आउटपुट विल लीड टू हाइपोटेंशन एंड फीटल एस्पेक्सिया। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि फीटल एस्पेक्सिया ना हो। Many centers now perform whole operation through laparoscope as a routine and only convert to laparotomy if there are any complication। लास्ट में पोस्ट ऑपरेटिव है, तो क्लोटिंग एबनॉर्मेलिटी जो है वो कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्लोटिंग एबनॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा हो सकती है। इफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड हैव बीन लॉस्ट, तो उसमें क्या करेंगे, क्लोटिंग स्क्रीन के लिए, एनालिसिस के लिए वो ब्लड जो है वो देंगे ताकि एनालिसिस कर ले, और आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्लेटलेट इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एक्टिवली वार्म द पेशेंट इन द रिकवरी रूम विद हीटेड ब्लैंकेट इफ पॉसिबल, क्योंकि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया में होगा, ठीक है। तो वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है, तो वहां पे पेशेंट को आपने वार्म रखना है। और पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया आप दे सकते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, ठीक है। तो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया दे सकते हैं। तो ये सारा जो है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसीज थी। तो सारे जितने भी ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसीज हमने पढ़ लिए, सबकी एनेस्थेटिक मैनेजमेंट सेम है। हाइपोवोलूमिया है, उसको आपने देखना है, ठीक है। इसके अलावा में से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को आपने या तो कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल मतलब नहीं होती मोस्टली, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने क्रॉस मैच किए और ब्लड जो है अवेलेबल हो। और बाकी कंडीशन वही है, अगर पेशेंट को आपने, अगर स्टेबल पेशेंट है तो उसको आप एपिड्यूरल देंगे, अनस्टेबल है तो अनस्टेबल में आपने जीए देना है। अब जीए आप देंगे तो उसके लिए एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करेंगे। तो वो भी आपने जहन में रखना है कि इस पेशेंट में, क्योंकि प्रेग्नेंट है, तो इसमें क्या होगी, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन डिफिकल्ट होगी। तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को आपने देखना है। और गुड चॉइस ऑफ इनिस्थीजिया क्या होगा, इंडक्शन एजेंट केटामीन, ऑलवेज केटामीन या एटोमीडेट। बाकी नॉर्मल है। अगर रिलैक्सेशन ज़रूरी है तो वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक को इंक्रीज दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इनहेलेशनल एनेस्थेटिक के हाई मैक वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूटेराइन एटोनी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपने मैक वैल्यूज मिनिमल रखनी है। तो ये पूरा हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसीज थी।